चैप्टर 32। एक महीने बाद 1 मंथ लेटर। खुराना मेंशन रात 8 बजे। आज खुराना मेंशन को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। फेरी लाइटों से पूरे मेंशन को बेहद खूबसूरत लुक दिया गया था। उसकी चकाचौंध देखकर देखने वाले की नजरें एक पल के लिए मेंशन पर ही ठहर जाती। आज सारा की एंगेजमेंट थी, इसलिए खुराना मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मुंबई के बड़े बड़े और रईस लोगों को पार्टी में इनवाइट किया गया था। मेहमानों के साथ मीडिया भी खुराना मेंशन आ चुकी थी। आज खुराना फैमिली और कश्यप फैमिली दोनों के बीच रिश्ता जुड़ने वाला था, जिसकी खुशी दोनों ही परिवारों के चेहरों पर देखी जा सकती थी। एंगेजमेंट का फंक्शन गार्डन में रखा गया था। गार्डन के बीच में बड़ा सा स्टेज लगाया गया था, जिस पर एक बड़ा सा रॉयल सोफा रखा हुआ था। उस सोफे पर 3 से 4 लोगों आराम से बैठ सकते थे। उसके पीछे पर्दों की वॉल बनी हुई थी, जिस पर हार्ट शेप में सारा खुराना और राहुल कश्यप का नाम लिखा हुआ था। चारों तरफ रंग बिरंगी फेरी लाइटों की रोशनी जगमगा रही थी। स्पीकर में हल्का म्यूजिक बज रहा था, जिसे वहां आए सारे मेहमान एंजॉय कर रहे थे। पूरा गार्डन मेहमानों से भरा हुआ था। मीडिया वालों के लिए दूसरी तरफ हर चीज अरेंज्ड की गई थी। अभिमान खुराना अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़े हंसते हुए बातें कर रहे थे। उन्होंने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था। उनके साथ उनकी ही उम्र के 2 आदमी खड़े मुस्कुराते हुए उनसे बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अरे अभिमान, तेरी एक पोती की सगाई है और दूसरी का क्या हाल है? कई दिनों से हमने उसे देखा नहीं। क्या हिमाद्री अब तुम सबके साथ नहीं रहती है? ये कहते हुए वो आदमी सवालिया नजरों से अभिमान जी को देख रहा था। उसका सवाल सुनकर अभिमान जी स्माइल एकदम से गायब हो गई और उनकी आंखों के सामने हिमाद्री का चेहरा घूमने लगा। उन्होंने एकदम से अपना सर झटका और बात को संभालते हुए बोले, नहीं, हिमाद्री अपनी पढ़ाई की वजह से आउट ऑफ कंट्री गई हुई है। वो यहाँ आती तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती, इसलिए वो नहीं आई। ये कहते हुए वो इधर उधर देख रहे थे। वो आदमी जिसका नाम केशवानंद था, उन्होंने गौर से अभिमान जी को देखते हुए कहा, अभी तू सच बोल रहा है तो नजरें इधर उधर क्यों घूम रही है? देख, अगर तू हमें सच नहीं बताना चाहता तो ठीक है, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन झूठ बोलना तेरी पर्सनालिटी को शूट नहीं करता है। उनकी बात सुनकर अभिमान जी ने तुरंत केशवानंद जी की तरफ देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें ही देख रहे थे। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो वापस अपना मुंह बंद कर लेते हैं। उन्हें खामोश देखकर केशवानंद और उनके पास में खड़े हरिराम जी फिर आगे कुछ नहीं कहते हैं और इधर उधर की बातें करने लगते हैं। इधर अखिल के रूम में अखिल ने इस वक्त वाइट कलर की शेरवानी पहनी थी, जिसके कॉलर पर गोल्ड का काम किया हुआ था। वो मिरर के सामने खड़े अपने बाल कोम कर रहे थे। तभी अंशिका अपनी साड़ी सही करते हुए वहां आई और अखिल की तरफ देखकर कहा, अखिल जी, और कितना वक्त लगेगा? सारे मेहमान आ गए हैं और फंक्शन में हम ही नहीं है, तो कितना अजीब लग रहा होगा सबको। पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे। उन्होंने इतना ही कहा था, तभी अखिल ने उनकी तरफ पलटते हुए कहा, अंशिका जी आप चलिए, हम एक इम्पोर्टेंट कॉल करके आते हैं। ये कहकर उन्होंने ड्रेसिंग टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और किसी को कॉल करते हुए बालकनी की तरफ चले गए। अंशिका ने कुछ पल वहीं खड़े रहकर अखिल को देखा और फिर बिना कुछ बोले रूम से बाहर निकल गई। इधर अखिल रेलिंग के पास खड़े कॉल पर किसी से बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए सॉफ्ट आवाज में कहा, प्लीज वीरेंद्र जी, आज हमारी बेटी की एंगेजमेंट है, अगर आप आ सकते तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तभी दूसरी तरफ वाले शख्स ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, ओके, हम आ जाएंगे। आप कल से लेकर अब तक हमारे पास 78 कॉल कर चुके हैं। अगर अब हमने ना कहा तो आप हमें कोई भी काम नहीं करने देंगे। इससे बेहतर तो हम अपना टाइम निकालकर तुम्हारे फंक्शन में पहुंच जाए, लेकिन सॉरी, हम फिर भी नहीं आ सकते हैं।
अभी कुछ देर बाद हमारी मीटिंग है, लेकिन तुम्हारे फंक्शन में हमारा बेटा अद्वितीय हमारी जगह आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो टाइम से तुम्हारे बेटी के एंगेजमेंट फंक्शन में पहुंच जाए। उनका जवाब सुनकर अखिल की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आप नहीं तो अद्वितीय सर आ जाएंगे। आप और वो अलग थोड़ी ना है। हम अद्वितीय सर के आने का बेसब्री से इंतजार करेंगे। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी के फेस पर टेढ़ी स्माइल आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारा इंतजार बहुत जल्द मातम में बदल जाएगा। ये बात उन्होंने बहुत धीरे से बोली थी, जो अखिल को नहीं सुनाई दी। अखिल ने कन्फ्यूजन से कहा, क्या आपने कुछ कहा? उनका सवाल सुनकर वीरेंद्र जी बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले, नहीं। अच्छा, अब हम रखते हैं, हमारी मीटिंग है। ये कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। आधे घंटे बाद पूरी खुराना फैमिली भी गार्डन में आ चुकी थी, सिर्फ सारा को छोड़कर। राहुल, अलीशा और कामिनी भी आ चुके थे। राहुल के डैड अभी यहाँ नहीं थे। वो अपनी बिजनेस डील की वजह से आउट ऑफ टाउन गए हुए थे। सारा के चोट लगने की वजह से एंगेजमेंट की डेट को आगे बढ़ाना पड़ा था। राहुल ने ग्रीन कलर की शेरवानी पहनी थी, जो उसके गोरे रंग पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। अलीशा ने बेबी पिंक कलर का लहंगा और उसी से मैच करता हुआ ऊपर पिंक और सिल्वर वाइट कलर का ब्लाउज पहना था। बालों को कर्ल करके खुला छोड़ा हुआ था और चेहरे पर खूब सारा मेकअप किए वो काफी खूबसूरत लग रही थी। कामिनी ने डार्क येलो कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी और ऊपर से नीचे तक हैवी ज्वेलरी कैरी की हुई थी। वो अभी अंशिका जी के पास खड़ी बातें कर रही थी, लेकिन वो बात करने के बहाने बार बार किसी न किसी बहाने से अपनी ज्वेलरी दिखा रही थी। ये बात अंशिका जी को भी बखूबी समझ आ रही थी, लेकिन उन्होंने कामिनी से कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। तभी अचानक सारी लाइट्स ऑफ हो गई, जिससे एक पल के लिए चारों तरफ शोर मच गया। सब अचानक लाइट के चले जाने से इधर उधर देखने लगे, लेकिन तभी मेन एंट्रेंस की तरफ एक स्पॉट लाइट पड़ी, जिससे सबका ध्यान उस तरफ चला गया। चैप्टर 33, जहां सारा अपनी भारी भरकम लहंगे को दोनों हाथों से पकड़े धीरे धीरे चलती हुई सबकी तरफ आ रही थी। उसने ग्रीन कलर का महंगा लहंगा, जिस पर डायमंड्स के जैसे छोटे छोटे पर्ल लगे हुए थे, जो बिल्कुल डायमंड्स की तरह ही लग रहे थे। बीच बीच में डायमंड्स भी लगे हुए थे, जिनकी चमक दूर से देखने पर बखूबी दिखाई दे रही थी। ऊपर लहंगे से मैच करता हुआ ब्लाउज पहना था, जो स्लीवलेस और पीछे से बैकलेस था। एक साइड कंधे पर दुपट्टा डाला हुआ था और बालों का जुड़ा बनाया हुआ था। चेहरे पर ढेर सारा मेकअप किए वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सारा को देखते ही एक पल के लिए सबकी नजरें उसी पर थम गई। सबको खोया हुआ सा अपनी तरफ देखता देख सारा के लब मुस्कुरा उठे, लेकिन तभी अचानक उसकी नजरें राहुल पर पड़ी, जो अपने सीने पर एक हाथ रखे मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। राहुल को खुद की तरफ देखता देख सारा की पलकें शर्म से झुक गई। इधर अहान और अधिक, जिन्होंने एक जैसी गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी, वो सारे मेहमानों के बीच में खड़े मुस्कुराते हुए सारा को देख रहे थे। राहुल ने अपने कदम सारा की तरफ बढ़ा दिए और उसके पास आकर जेंटलमैन की तरफ अपना एक हाथ आगे बढ़ा उसके सामने खड़ा हो गया। सारा ने पलके उठा, एक बार राहुल के हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। राहुल ने अपनी उंगलियों से सारा के हाथ को कस के पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, सो ब्यूटीफुल, कहीं तुम्हें मेरी ही नजर ना लग जाए। ये कहते हुए उसने हल्के से सारा के हाथ पर किस किया और फिर उसे अपने साथ लेकर स्टेज पर आ गया। उनके स्टेज पर आते ही सारी लाइट्स भी वापस आ गई और पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो गया। इधर अखिल बार बार अपनी वॉच में टाइम देख रहे थे। उन्होंने अपनी वॉच में टाइम देखकर बाहर मेन गेट की तरफ देखा और फिर अहान और अधिक के पास आकर बोले, अहान, अधिक, अद्वितीय चौहान आज हमारी पार्टी में आने वाले हैं।
ध्यान रहे कि उनके वेलकम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सारी तैयारियां अच्छे हो गई है ना, ये एक बार चेक कर लेना और हाँ उनके बैठने के लिए अलग से अरेंजमेंट कर देना। गलती से भी वो किसी भी चीज से डिसअपॉइंट नहीं होने चाहिए। अगर वो हम सबसे खुश हो गए तो हमारा बिजनेस भी आसमान को छूने लगेगा। उनकी बात सुनकर अधिक और रहान ने अपना सरहा में हिलाकर कहा, ओके डैड, हम समझ गए। आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। उसने इतना ही कहा था तभी बाहर बहुत सारी गाड़ियों के रुकने की आवाज उन सबके कानों में पड़ी, जिससे सबका ध्यान बाहर की तरफ चला गया। सब उस तरफ देखने लगे जहां एक ब्लैक कार के अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा था। बाकी की कार्स थोड़ी आगे रुकी थी, जिस वजह से वो किसी को नहीं दिखाई दे रही थी। शायद अद्वितीय चौहान आ गए हैं, अखिल ने चमकती आंखों से बाहर की तरफ देखते हुए कहा। वही अहान के माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़क आई। उसके दिमाग में अद्वितीय का उसका गला पकड़ने वाली बातें घूमने लगी। उसने अधिक की तरफ देखकर धीरे से कहा, भाई आप चालिए, मैं आता हूँ। ये बोलकर वो दूसरी तरफ चला गया। इधर अलीशा, कामिनी, सारा, राहुल, अभिमान, अंशिका सब बाहर की तरफ देख रहे थे। अखिल और अधिक दोनों तुरंत अद्वितीय चौहान का वेलकम करने के लिए बाहर चले गए। इधर बाहर ब्लैक रॉयल्स कार खड़ी थी। तभी एक गार्ड ने जल्दी से आकर बैक सीट का डोर ओपन किया और डोर को पकड़ साइड में खड़ा हो गया। तभी कार से अद्वितीय बाहर आया। ब्लैक 3 पीस सूट, जेल से सेट किए बाल, हाथ में एक्सपेंसिव गोल्ड की वॉच, पैरों में शूज, आंखों पर ब्लैक शेड्स और हमेशा की तरह इमोशनलेस चेहरा उसे किलर लुक दे रहा था। उसकी अट्रैक्टिव बॉडी उस ब्लैक 3 पीस सूट में बेहद एडोरेबल लग रही थी। अद्वितीय ने अपनी आंखों पर से शेड्स उतारे और एक नज़र खुराना मेंशन की तरफ देखकर अपने कदम कार की दूसरी तरफ जाने के लिए बढ़ा दिए। इधर अखिल और अधिक जो मुस्कुराते हुए मेन गेट के पास खड़े थे, अद्वितीय को दूसरी तरफ जाते देख वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगे। इधर अद्वितीय कार के दूसरी तरफ आया और बैक सीट का डोर ओपन कर अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा, कम आउट मिसेस चौहान। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। चैप्टर 34 शॉक नजरें। अद्वितीय ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुस्कुरा कर कहा, कम आउट मिसेस चौहान। ये कहते हुए उसकी नजरें कार के अंदर बैठी बेहद खूबसूरत लड़की के चेहरे पर टिकी हुई थी, जो खुद मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। उसकी स्माइल एकदम प्योर एंड बेहद खूबसूरत थी। उस लड़की ने अपना हाथ अद्वितीय के हाथ में रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, श्योर मिस्टर चौहान। उसका जवाब सुनकर अद्वितीय ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे कार से बाहर निकाला और फिर डोर को वापस बंद करते हुए कहा, मिसेस चौहान कभी तो हमें हमारे नाम से भी बुला लीजिए। आपके मुंह से अपना नाम सुनने के लिए हमारे कान और दिल दोनों बेसब्र हो रहे हैं। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े उस लड़की के हाथ पर किस किया और फिर उसका हाथ छोड़कर उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी बात सुनकर वो लड़की हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से कहा, आप भी तो मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते हो। मेरा नाम प्रिंसेस नहीं हिमाद्री है। जिस दिन मुझे मेरे नाम से बुलाएंगे उस दिन मैं भी आपको आपके नाम से बुलाऊंगी, तब तक मिस्टर चौहान ही ठीक है। उसका जवाब सुनकर अद्वितीय के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने हिमाद्री की कमर में अपना हाथ डालकर हल्का सा अपने करीब खींचा। हिमाद्री का सर उसके सीने से आ लगा और दोनों हाथ उसके कंधों पर कस गए। हिमाद्री ने तुरंत सर उठा अद्वितीय की नीली आंखों में देखा, जो अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रहा था। उसकी वो मुस्कुराहट देखकर हिमाद्री की एक भौं ऊपर की तरफ उठ गई। तभी अद्वितीय उसके चेहरे पर झुका और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, प्रिंसेस जिस दिन हमारी सुहागरात होगी ना, उस रात तुम मिस्टर चौहान नहीं अद्वितीय के नाम से मौन करोगी। आई एम सो एक्साइटेड तुम्हारे मुंह से अपने नाम का मौन सुनने के लिए। शादी तो हो चुकी है, बस तुम्हारी परमिशन चाहिए।
ये कहते हुए उसने हिमाद्री के एयरलॉक को अपने दांतों तले दबाया और हल्का सा बाइट करके वापस पीछे हट गया। हिमाद्री की हल्की सी आह निकल गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। शायद अद्वितीय पहला शख्स था जिसके सामने उसे शर्म आ रही थी, इतनी कि वो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। हिमाद्री का लाल चेहरा देखकर अद्वितीय ने अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए कहा, प्रिंसेस अगर तुम ऐसे ही ब्लश करती रही ना तो आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। ये कहकर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर एक दो लंबी सांसें भरी और फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ फेरने लगा। हिमाद्री अपना सर नीचे झुकाए चुपचाप खड़ी थी। सर उठाकर अद्वितीय को देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। लेकिन तभी अद्वितीय की नजरें मेन गेट के पास खड़े अधिक और अखिल पर पड़ी, जिन्हें देखते ही उसके होंठों पर किलर स्माइल आ गई। उसने हिमाद्री की लोअर बैक पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, चले प्रिंसेस। उसकी पतली उंगलियां हिमाद्री की खुली पीठ को छू रही थी। हिमाद्री ने ब्लैक कलर की नेट वाली साड़ी पहनी थी, जिसका ब्लाउज डिपनेक और पीछे से बैकलेस था, जिससे उसकी पतली कमर और पीछे से पूरी पीठ विजिबल हो रही थी। चेहरे पर हल्का मेकअप, काजल से सनी खूबसूरत आंखें, डार्क लिपस्टिक, मांग में हल्का सा सिंदूर और गले में मंगलसूत्र के साथ बेहद खूबसूरत प्लेटिनियम का नेकलेस, उसी से मैच करती हुई कानों में बड़ी बड़ी ईयररिंग और पैरों में हाई हील्स। इस लुक में हिमाद्री बेहद खूबसूरत लग रही थी। अद्वितीय और हिमाद्री साथ में मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। हिमाद्री और अद्वितीय दोनों ने साथ में आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अद्वितीय ने हिमाद्री की लोअर बैक पर अपना हाथ रखे उसे अपनी बाहों में भरा हुआ था। सामने अधिक और अखिल जो कब से अद्वितीय के आने का इंतजार कर रहे थे। अद्वितीय को आते देखकर उन दोनों के चेहरों पर बड़ी सी स्माइल खिल गई, लेकिन तभी उनकी नजरें अद्वितीय के बगल में उससे कदम से कदम मिलाते हुए चलती हुई हिमाद्री पर पड़ी, जिसे देखते ही उनकी मुस्कुराहट एकदम से फीकी पड़ गई और देखते ही देखते उनकी मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। अधिक की पकड़ अपने हाथ में पकड़े फॉलोवर के बुक्के पर कस गई और चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। ऐसा ही कुछ हाल अखिल का था। अद्वितीय और हिमाद्री दोनों उनके सामने आकर खड़े हो गए। हिमाद्री के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन अद्वितीय के चेहरे पर छाई किलिंग स्माइल बहुत नेगेटिव लुक दे रही थी। इधर अखिल और अधिक हैरानी से खड़े हिमाद्री को देख रहे थे। तभी उन दोनों की नजरें हिमाद्री के गले के मंगलसूत्र और मांग में भरे लाल सिंदूर पर पड़ी, जिसे देखते ही अखिल के कदम एकदम से लड़खड़ा गए। हिमाद्री को सुहागन के रूप में देखकर अखिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब क्या है हिमाद्री? तुमने शादी कब की और तुम मिस्टर अद्वितीय चौहान के साथ क्या कर रही हो? अधिक ने गुस्से से गुर्राते हुए हिमाद्री से कहा। अधिक का सवाल सुनकर हिमाद्री के लब मुस्कुरा उठे। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के अधिक और अखिल की तरफ देखकर कहा, मिस्टर चौहान, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? जिन्हें अपने मेहमानों से बोलने तक की तमीज तक नहीं है, आप ऐसी जगह आए हैं। अभी तो जान पहचान भी नहीं हुई और ये सीधा मुझसे पर्सनल सवाल पूछने लगे। ये कहते हुए हिमाद्री ने नजरें घुमा अद्वितीय को देखा, जिसका ओरा ठंडा हो चुका था और वो सर्द नजरों से अधिक और अखिल को घूर रहा था। वही हिमाद्री की बात सुनकर अधिक और अखिल का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। अखिल ने तुरंत अद्वितीय की तरफ देखकर सफाई देते हुए कहा, नहीं मिस्टर चौहान, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आई एम सॉरी, आपको यहाँ खड़े रहना पड़ा। आइए ना अंदर। ये कहते हुए उन्होंने अधिक के हाथ से फूलों के बुक्के लिए और उन्हें अद्वितीय की तरफ बढ़ा दिए। अद्वितीय ने नजरें झुका एक नजर अखिल के हाथ में पकड़े बुक्के को देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखकर बोले, मिस्टर अखिल खुराना, मुझे अपनी बीवी के अलावा किसी और के हाथों से फॉलोवर्स लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज आप अपने फॉलोवर्स अपने पास रखिए या फिर किसी सर्वेंट को दे दीजिए। ये कहकर उसने आंखों से उन्हें साइड हटने का इशारा किया। वही हिमाद्री के होंठों के कोने तिरछे मुड़ गए। वो अखिल और अधिक को ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे वो उन्हें जानती ही ना हो।
उसकी बात सुनकर अखिल की स्माइल एकदम से गायब हो गई। दूसरे ही पल वो जल्दी से अद्वितीय के सामने से साइड हटकर खड़े हो गए। उनके साइड हटते ही अद्वितीय ने सर झुकाकर हिमाद्री को देखा और प्यार से सॉफ्ट आवाज में कहा, चले मिसेस चौहान। उसकी बात सुनकर हिमाद्री ने मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर दोनों साथ में खुराना मेंशन के अंदर आ गए। वही अखिल और अधिक दोनों हैरानी से खड़े अद्वितीय और हिमाद्री को जाते देखते रह गए। मिसेस चौहान, अधिक ने हैरानी से हिमाद्री की पीठ को देखते हुए कहा। उन दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अद्वितीय ने हिमाद्री को मिसेस चौहान क्यों कहा और हिमाद्री ने किससे शादी की है। जो भी हो, हिमाद्री और अद्वितीय को साथ में देखकर उनका माइंड एकदम से ब्लैंक हो गया। वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थे। इधर अद्वितीय ने चलते हुए हल्का सा सर घुमा अपनी जगह भूत बने खड़े अधिक और अखिल को देखा और फिर अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। वही सारे मेहमान और मीडिया को देखकर अद्वितीय ने हिमाद्री को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही हिमाद्री उससे 2 कदम दूर हो गई। हिमाद्री ने मुस्कुराकर अद्वितीय को देखा और धीरे से कहा, थैंक यू मिस्टर चौहान मेरी बात मानने के लिए। उसकी बात सुनकर अद्वितीय ने नाराजगी से कहा, प्रिंसेस तुमने कहा इसलिए तुम्हें छोड़ा है, तुमने सिर्फ आज का दिन मांगा था इसलिए दे दिया। जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते हुए उसने नजरें घुमा चारों तरफ देखा और तभी उसकी नजरें एक जगह थम गई। वो चुपचाप खड़ा स्टेज पर खड़े सारा और राहुल को देख रहा था। वही सारे मेहमानों और मीडिया वालों की नजरें जैसे ही अद्वितीय पर पड़ी, सब उसे देखते ही रह गए। मीडिया वाले जल्दी से आगे आकर उसकी पिक क्लिक करने को होते हैं, लेकिन तभी अद्वितीय के बॉडीगार्ड ने उसे चारों तरफ से कवर कर लिया, जिससे मीडिया वाले चाहकर भी उसकी पिक क्लिक नहीं कर पा रहे थे। वही कुछ लोग हैरानी से खड़े हिमाद्री को देख रहे थे जो अद्वितीय के बगल में उसके साथ खड़ी थी। हालांकि बॉडीगार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से कवर किया हुआ था, लेकिन हिमाद्री के वहां आते ही कुछ लोगों ने उसे देख लिया था, जिसके बाद वो अपनी जगह बर्फ की तरह जम गए थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 35 केशवानंद जी की बातें बटा अभिमान जी की शर्मिंदगी। बॉडीगार्ड के चारों तरफ खड़े होने की वजह से मीडिया वाले अद्वितीय की पिक्चर्स क्लिक नहीं कर पा रहे थे। तभी वहां अधिक और अखिल आ गए और मीडिया वालों को अद्वितीय की पिक क्लिक करने की कोशिश करते देख उनके माथे पर पसीने से बूंदें उभर आई। अद्वितीय ने पहले ही अखिल से मीडिया के सामने आने से मना कर दिया था और अभी सारे मीडिया वालों को देखकर अखिल एकदम से घबरा गया। उन्होंने तुरंत अधिक की तरफ देखकर कहा, अधिक जल्दी से मीडिया वालों को यहाँ से हटाओ। मिस्टर चौहान ने पहले ही मीडिया के सामने आने से मना कर दिया था। हमने पहले ही उन्हें डिसअपॉइंट कर दिया है और अब अगर मीडिया वाले यहाँ से नहीं गए तो फिर पता नहीं मिस्टर चौहान क्या करेंगे। ये कहते हुए उनकी नजरें सामने मीडिया वालों पर टिकी हुई थी। अखिल की बात सुनकर अधिक ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, डोंट वरी डैड, मैं अभी मीडिया को यहाँ से भेजता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। ये कहते हुए वो मीडिया वालों की तरफ चला गया। अधिक ने मीडिया वालों की तरफ देखकर थोड़ी तेज आवाज में कहा, प्लीज आप सब थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। हम आप सबको पिक्चर्स क्लिक करने का मौका देंगे, लेकिन पहले एंगेजमेंट का फंक्शन हो जाने दीजिए। आप लोगों की वजह से हमारा फंक्शन खराब हो रहा है। आई थिंक यू ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसकी बात सुनकर सारे मीडिया वाले एकदम से शांत हो गए। उन्होंने एक दूसरे को चेहरे को देखा और फिर एक फीमेल रिपोर्टर ने अपने अपने कैमरे को बंद करते हुए प्रोफेशनल टोन में कहा, ओके मिस्टर खुराना, हम बाद में पिक्चर्स क्लिक कर लेंगे। यू ऑल एंजॉय योर फंक्शन। ये कहकर उसने सबकी तरफ देखा और फिर उन्हें बाहर चलने का इशारा किया। अधिक ने धीरे से अपना सर हिला दिया और उसके बाद सारे मीडिया वाले बाहर की तरफ चले गए, जहां उनके लिए हर चीज का अलग से अरेंजमेंट किया गया था। उन सबके जाने के बाद अखिल ने एक गहरी सांस भरी और धीरे से खुद में कहा, थैंक गॉड जो अब कोई तमाशा खड़ा नहीं हुआ, वरना फिर से प्रॉब्लम हो सकती थी।
खुद से कहते हुए उसने अद्वितीय की तरफ देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा सामने स्टेज की तरफ देख रहा था। मीडिया वालों के जाने के बाद सारे बॉडीगार्ड भी वहां से चले गए। अब अद्वितीय और हिमाद्री दोनों सबकी नजरों के सामने थे। कुछ मेहमान हिमाद्री को नहीं जानते थे क्योंकि खुराना फैमिली ने कभी भी हिमाद्री को दुनिया के सामने उनकी बेटी के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, लेकिन उनमें से कुछ लोग थे जो खुराना फैमिली के बहुत नजदीक थे और वो सब अच्छे से हिमाद्री को जानते थे। इधर हिमाद्री बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ी सामने देख रही थी। उसने एक बार भी दादू, अंशिका, सारा और राहुल की तरफ नहीं देखा था। वही राहुल स्टेज पर खड़ा हैरानी से हिमाद्री को देख रहा था। उसकी नजरें हिमाद्री को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन कर रही थी। हिमाद्री को उस ब्लैक साड़ी में देखकर उसकी नजरें उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वही सारा ने गुस्से से कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली। ये हिमाद्री आज यहाँ क्या कर रही है? इतनी इंसल्ट करने के बाद भी इसका मन नहीं भरा जो फिर से यहाँ आ गई। आई कांट बिलीव कि ये इतनी ढीठ हो सकती है जो इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ आने की हिम्मत कर सकती है। सारा ने गुस्से से दांत पिसते हुए मन ही मन कहा। लेकिन तभी अचानक उसकी नजरें हिमाद्री के मांग में भरे सिंदूर पर पड़ी, जिसे देखते ही वो एक पल के लिए हैरान रह गई। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपनी आंखों को और बड़ी बड़ी करके हिमाद्री को देखते हुए धीरे से कहा, क्या इसने शादी कर ली है? लेकिन किससे? जरूर कोई बुढ़ा ही होगा, क्योंकि इसकी जैसी हरकतें हैं उससे तो कोई जवान और हैंडसम लड़का इससे शादी करने से रहा। इसके पास नहीं पैसे है और नहीं रुतबा, इनफैक्ट इसके पास तो कोई सरनेम भी नहीं है। घर से धक्के मारकर निकाली हुई लड़की से कौन ही समझदार लड़का शादी करेगा? उसने हिमाद्री का मजाक उड़ाते हुए कहा और ये सोचकर उसके होंठों पर मजाकिया हंसी तैर गई। वही अद्वितीय जिसकी नजरें सारा के चेहरे पर टिकी हुई थी, उसकी वो मुस्कुराहट देखकर उसने अपने हाथों की कस के मुठियां बंद कर ली और उसने गुस्से से अपने जबड़े कसते हुए सर्द आवाज में कहा, जितना हंसना है हंस लो मिस सारा खुराना, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। खुद से ये कहते हुए उसके होंठों के कोने तिरछे मुड़ गए। इधर दादू हैरानी से अद्वितीय के बगल में खड़ी हिमाद्री को देख रहे थे। तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखते हुए धीरे से कहा, अभी ये तो तेरी पोती हिमाद्री है ना, लेकिन तूने तो कहा था कि वो यहाँ है ही नहीं। आउट ऑफ टाउन गई हुई है, फिर इतनी जल्दी ये यहाँ कैसे आ गई? ये सुनते ही अभिमान जी ने तुरंत अपने बगल में खड़े केशवानंद को देखा, जो सवालिया नजरों से खुद उन्हें ही देख रहे थे। अभिमान जी ने कुछ पल रुककर धीमी सी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता वो इतनी जल्दी कैसे आ गई। मैं खुद हिमाद्री को यहाँ देखकर सरप्राइज्ड हूँ। ये कहते हुए उन्होंने एक बार फिर हिमाद्री की तरफ देखा। उनका जवाब सुनकर केशवानंद जी हल्का सा मुस्कुराकर बोले, कितना अजीब है ना, तुम लोगों को अपने घर की बेटी के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है। वो कहाँ है? किसके साथ है? कब कहाँ आती है? कहाँ जाती है? तुम लोगों को किसी चीज का पता नहीं होता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हिमाद्री इस घर की बेटी है ही नहीं, क्योंकि तुम लोगों को जैसा बिहेव है उसे देखकर लगता है जैसे वो कोई गैर हो, जिसकी नहीं इस घर में कोई अहमियत है और नहीं तुम सबकी जिंदगी में। उनकी बात सुनकर अभिमान जी ने तुरंत उनकी तरफ देखा और कुछ पल रुककर बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हिमाद्री इस घर की बेटी है, बस उसकी कुछ गलतियों की वजह से हमने उसे सबसे दूर कर दिया था, बाकी वो हमारी पोती है और हमेशा रहेगी। कभी कभी सबक सिखाने के लिए हमें वो करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने खुद की सफाई देते हुए कहा। उनकी बात सुनकर केशवानंद के चेहरे पर मजाकिया हंसी आ गई। उनकी मुस्कुराहट देखकर अभिमान जी की पलकें शर्म से झुक गई। उन्हें पता था कि उनकी एक भी बात पर केशवानंद जी रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को रोज अगर एपिसोड चाहिए तो लाइक और कमेंट ज्यादा कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है।
अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी की दुनिया चैनल। और ये है हमारा स्टोरी रिबॉर्न ऑफ हार्ट ब्रोकन गर्ल। अगर स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।